बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसी रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी लेवल और स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता। तो स्पेक्ट्रल लाइनें हमने बनाई थी लास्ट डायग्राम में, उनके जो अंतर था 2v बार का अंतर था। आज उससे आगे का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता को प्रभावित करने वाले स्टूडेंट दो कारक हैं, एक तो आबादी, एक ऊर्जा स्रोतों की अपभ्रष्टता। सबसे पहले अपन आबादी लिखेंगे, प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। एक नंबर में लिखेंगे आबादी। क्या लिखेंगे? आबादी। तो आबादी पॉपुलेशन, वे संक्रमण जो सिलेक्शन रूल का पालन करते हैं या डेल जी इक्वल टू प्लस माइनस वन अलाउड संक्रमण कहलाते हैं। हमने ऐसा लिखा, वे संक्रमण जो सही नियम का पालन करते हैं उसे वो अलाउड ट्रांजिशन दर्शाते हैं। अलाउड ट्रांजिशन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अलाउड ट्रांजिशन दर्शाते हैं। अर्थात डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्या हो? डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इसी प्रकार वे ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करते हैं, वे ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करते हैं अर्थात डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। ये है प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ऐसे लिखने में प्लस माइनस थ्री का फॉलो करते हैं, वो वर्जित संक्रमण दर्शाते हैं। वर्जित संक्रमण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? वर्जित संक्रमण दर्शाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अब देखो ये बात तो हो गई। अब इसमें आगे देखो, आबादी जैसे इसमें अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अणुओं की संख्या, किसी मॉलिक्यूल में अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता वैसे वैसे बढ़ती है। मैं यहां लिख देता हूं, जब किसी अणु में अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है तो उस अणु में स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। माना J इज इक्वल टू जीरो पर, J इज इक्वल टू क्या है? जीरो पर अणुओं की संख्या n0 हो, जबकि
जे पर अणुओं की संख्या एन जे हो तो बोल्ट्जमान वितरण के नियमानुसार उसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात हम लिखेंगे एन जे इज इक्वल टू एन जीरो ई माइनस ई जे अपॉन के टी, ई जे अपॉन के टी, ये लिखेंगे। अपन क्या लिखने जा रहे हैं, एन जे इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस ई जे अपॉन के टी। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं और करके एन जे अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू ई माइनस ई जे अपॉन के टी। ये बोल्ट्जमान का वितरण नियम है। किसका नियम है? बोल्ट्जमान का वितरण नियम है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से यदि अणुओं की संख्या एन जे हो तो एन जीरो इंटू ई माइनस ई जे अपॉन आर के टी। तो यहां पर आप लोग ई जे और एन जे तो बता ही दिया मैंने। ये ई जे क्या है? ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा। ब्रैकेट में क्या लिख सकते, इसको डायरेक्ट लिख देंगे घूर्णन ऊर्जा। ठीक है भाई। उसके बाद के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट या नियतांक। उसके बाद टी क्या है? परमताप, ये लिख दिया गया। ये अपना पहला बिंदु था कि आबादी को प्रभावित यानी स्पेक्ट्रल लाइनों को प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा जो कारक है पॉसिबिलिटी ऑफ डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्त्रोतों में अपभ्रष्टता, ये दूसरा फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ऊर्जा स्त्रोतों में अपभ्रष्टता। यहां लिखेंगे सेकंड पॉइंट, ऊर्जा स्त्रोतों में अपभ्रष्टता। ऊर्जा स्त्रोतों में अपभ्रष्टता। तो अपभ्रष्ट का मतलब होता है कि समान ऊर्जा वाली एक से अधिक विकिरणें, समान ऊर्जा वाली एक से अधिक अवस्थाओं का होना या समान ऊर्जा वाली एक से अधिक विकिरणों का होना अणुओं का क्या कहलाता है? अपभ्रष्ट। अणुओं क्या कहलाता है? अपभ्रष्ट। देखो समान ऊर्जा वाली, ऐसे लिखेंगे, किसी अणु में समान ऊर्जा वाली एक से अधिक अवस्थाओं को उस अणु की अपभ्रष्टता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रष्टता कहते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? समान ऊर्जा वाली एक से अधिक अवस्थाओं को उसको क्या कहेंगे? एक समान ऊर्जा वाली एक से अवस्थाओं को उस अणु क्या कहेंगे? अपभ्रष्टता।
तो अव्यवस्था के लिए दृढ़ घूर्णक की ऊर्जा तक कोणीय संवेग P में निम्न प्रकार से संबंध होता है। किसी दृढ़ घूर्णक के लिए, यहां लिखता हूं, किसी दृढ़ घूर्णक के लिए ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग P को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो अपन लिखते हैं E इजिकल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, E इजिकल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये ऊर्जा है कोणीय संवेग की ऊर्जा। अब देखो P इजिकल टू, आप हम जानते हैं कि P इजिकल टू I ओमेगा स्क्वायर। P इजिकल टू क्या लिखते हैं, सॉरी I ओमेगा, P इजिकल टू क्या लिखते हैं, I ओमेगा। कोई डाउट? अब आप इस बात को जानते हैं कि W स्क्वायर इजिकल टू 2EI और W इजिकल टू √2EI, ऐसे लिखते हैं। कोई डाउट नहीं? देखें भाई, P इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, P इजिकल टू लिखेंगे √2EI, ये लिखते हैं P इजिकल टू √2EI। अब E की वैल्यू आपको याद है, E इजिकल टू क्या है, E की वैल्यू क्या होती थी स्टूडेंट, पिछले टर्म में हमने पढ़ी थी। E इजिकल टू J इंटू J प्लस 1 इंटू H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, ये थी 8 पाई स्क्वायर I। इसकी वैल्यू रखें तो P इजिकल टू अपन अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू J इंटू J प्लस 1, ठीक है, और इंटू I, इसका पूरे का रूट, ये लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, को डाउट? अब देखो भी क्या लिखेंगे, P इजिकल टू 2 दूनी 4, क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको ऐसे लिख दें कि H स्क्वायर अपन 4 और पाई स्क्वायर पाई हो जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, H अपॉन 2 पाई, और कोष्टक में क्या रह जाएगा, J इंटू J प्लस 1, ये आ जाएगा एनर्जी, क्योंकि I से I कैंसिल हो गए, तो अपने पास ये एनर्जी आएगी इसकी, कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग P की वैल्यू आ गई। कोणीय संवेग P को कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि E इजिकल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, P इजिकल टू I ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या लिखेंगे, 2EI, और ओमेगा इजिकल टू क्या लिखेंगे, √2EI, और ये I है ये अपने पास, तो अपने पास टोटल क्या हो जाएगा, √2EI, ये वैल्यू रख रहे हैं हम, और ये वैल्यू रखते ही अपने पास क्या आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी, और P की इसमें E की वैल्यू अपन रख रहे हैं। E की वैल्यू कितनी थी, J इंटू J प्लस 1 H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये अपने पास जो टोटल वैल्यू आई है वो कोणीय संवेग की वैल्यू आई है, कोणीय संवेग P इजिकल टू H अपॉन 2 पाई J इंटू J प्लस 1 का रूट। स्पेक्ट्रल लाइनों की संख्या यहां लिखेंगे, स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है।
अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसका यदि अपन ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करें, एन जे अपॉन एन नोट और जे के बीच में ग्राफ खींचे, तो देखना स्टूडेंट्स, माना ये अपने पास क्या है, एन जे अपॉन एन नोट और ये क्या है, जे। घूर्णन क्वांटम संख्या जे और एन जे अपॉन एन नोट के बीच में ग्राफ खींचे। यहां पर अपन लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और इस साइड में सेम बिंदु 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया गया। अब इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा भाई, ऐसे ग्राफ बनेगा। आप थोड़ा और इसको नीचे ला सकते हैं, थोड़ा सा ये बनेगा ग्राफ। इसको मिला देते हैं हम बिंदु को, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें इसका ये मैक्सिमम है यहां पर, यानी एन जे अपॉन अणुओं की संख्या यहां मैक्सिमम है, तो यहां लिख देते हैं जे मैक्स। क्या लिख देते हैं, जे मैक्स। अणुओं की संख्या जो है वो जे मैक्स। अब देखो जे मैक्स आ गया अपने पास इस ग्राफ के द्वारा। जे की जिस वैल्यू पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसे जे मैक्स कहते हैं। जे की जिस वैल्यू पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसे जे मैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जे मैक्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जे मैक्स के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। जे मैक्स कैसे निकालें, देखो अपने पास जे मैक्स इज इक्वल टू जे मैक्स इज इक्वल टू केटी अपॉन 2 HCB और इसको लिख देते हैं पावर हाफ माइनस 1/2। ये जे मैक्स निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, जे मैक्स। अब आप जानते हो कि जे मैक्स निकालने के लिए क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान नियतांक। T क्या है, ताप। H क्या है, H यहां पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और C क्या है, प्रकाश का वेग। B बार क्या है, घूर्णन स्थिरांक। क्या बोलेंगे इसको, घूर्णन स्थिरांक। ये दूसरा पॉइंट था स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता को प्रभावित करने वाला कारक। अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब देखो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बंध लंबाई का निर्धारण, ऐसे लिख देते हैं, बंध लंबाई का निर्धारण। किसका निर्धारण करने जा रहे हैं, बंध लंबाई। तो इसकी थ्योरी लिख देता हूं स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी देखो इसमें। किसी अणु में
किसी अणु में दो परमाणु के बीच की दूरी को बंद लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो परमाणुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बंद लंबाई कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, में अपन ये जानते हैं कि घूर्णन स्थिरांक, हम जानते हैं कि घूर्णन स्थिरांक रोटेशनल कांस्टेंट स्थिरांक, इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है भाई, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, इसमें इसी प्रकार स्पेक्ट्रल तीव्रता, स्पेक्ट्रल तीव्रता इसको डिनोटेट करते हैं आई से। किससे डिनोटेट करते हैं? आई इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी, ऐसे लिखेंगे बी सी, बी बार सी या बी सी। स्पेक्ट्रल तीव्रता क्या होगी? एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी। ये दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट? अब देखो स्टूडेंट्स, उपरोक्त समीकरण में ऐसे लिख देता हूं, उपरोक्त समीकरण में H पाई तथा C के मान रखने पर, किस के मान रखेंगे? H पाई तथा C के मान। देखो भी, H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड। कोई डाउट? और पाई इज इक्वल टू लिखेंगे 3.14 और C इज इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है अपने पास, तीनों वैल्यू हैं। इस तीनों वैल्यू को रखेंगे अपन, तो तीनों वैल्यू को रखेंगे तो देखना भी अपने पास क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन 8 इंटू 3.14 की होल स्क्वायर, और C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू बी बार। तो अपने पास I की जो वैल्यू आएगी, वो I की वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 44। समझ गए स्टूडेंट्स? और नीचे क्या लिखेंगे? बी बार, और इनटू देखो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, तो जूल मीटर इनवर्स, ये लिखेंगे। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी सॉरी बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड लेंथ। और नीचे समानित द्रव्यमान I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? म्यू आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है? म्यू ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या लिखेंगे? I अपॉन म्यू, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन म्यू का रूट। इससे आप आर निकाल लो। यहां तो I निकल गया, I निकालते आप लोग क्या करोगे? इसका
रिड्यूस मास निकाल लेंगे। रिड्यूस मास निकालते इसकी आर की वैल्यू कौन सा फॉर्मूला आएंगे, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये समानित द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान है, ये समानित द्रव्यमान। इस प्रकार से किसी अणु की बॉन्ड लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं नॉन रिजिड रोटेटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉन रिजिड रोटेटर। तो देखो नॉन रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर वे अणु होते हैं जो लचीले स्प्रिंग से जुड़े हों। किससे जुड़े हों, लचीले स्प्रिंग से जुड़े हों। इनकी घूर्णन ऊर्जा को, इनकी घूर्णन ऊर्जा को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, नॉन रिजिड रोटेटर ऐसे रोटेटर अणु होते हैं जो लचीले स्प्रिंग की से जुड़े हों। किससे जुड़े हों, लचीले स्प्रिंग से। इनकी घूर्णन ऊर्जा को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। घूर्णन ऊर्जा EJ इज इक्वल टू EJ अपॉन HC, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, और इसका फॉर्मूला होता है BJ J प्लस 1 माइनस D J स्क्वायर J प्लस 1 की स्क्वायर, और फिर बड़े कोष्टक में D बराबर क्या है, F घूर्णी विकृत स्थिरांक, F घूर्णी विकृत स्थिरांक। D बराबर इसकी वैल्यू क्या होती है, 4b की क्यूब अपॉन न्यू नॉट स्क्वायर। न्यू नॉट स्क्वायर क्या है, मौलिक कंपन आवर्ती। क्या बोलेंगे, मौलिक कंपन आवर्ती। अब न्यू नॉट इज ग्रेटर देन B, तो B इज ग्रेटर देन D। न्यू नॉट किससे बड़ी है, B से, और B किससे बड़ी है, D से। इस अणु पर चयन नियम लागू करने पर, चयन नियम अपना क्या होता है, डेल J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये चयन नियम है। तो J से J प्लस 1 संक्रमण की ऊर्जा, तो E डेल J से J प्लस 1 बराबर EJ प्लस 1 माइनस EJ, ये 3 नंबर इक्वेशन हो गई। अब अपन पढ़ रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है अभी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों से अपन लिखा तो EJ J प्लस 1 इज इक्वल टू 2B J प्लस 1 माइनस 4D J प्लस 1 की क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो J से J प्लस 1 संक्रमण में विकिरणों की आवर्ती क्या होगी, तो आवर्ती में देखो सबसे पहले न्यू J प्लस 1 इज इक्वल टू 2B J प्लस 1 माइनस 4D J प्लस 1 की क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो J 0 से 1 में जा रहा है, किस में जा रहा है, 0 से 1 में, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 4D 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2B, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4D, क्या हो जाएगी 4D सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो अगला जा रहा है 1 से 2, तो 1 से 2 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, तो इसको करेंगे 2 दूनी 4B, क्या लिखेंगे 4B, और आगे इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 800 का 32D सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसमें ऐसे लिख दें कि 2 से 3 में जा रहा है, किस में जा रहा है 2 से 3 में, तो आप क्या लिखेंगे भाई आगे 2B, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 माइनस 4D 2 प्लस 1 की क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे तो 2B इंटू 3 माइनस 4D इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल वैल्यू इसकी मैं यहां लिख रहा हूं भी, न्यू बार 2 से 3 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा अपने पास 3 दूनी 6B
6b माइनस 27 चौका 108 108 डी सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से इसमें नॉन रिजिड रोटेटर के लिए अपन एनर्जी की वैल्यू या घूर्णन एनर्जी की वैल्यू शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।